हेलो व्यूअर्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से स्कूल्स जो हैं वो पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैटल्स का एक हिस्सा बन जाते हैं और फ्रेंच कॉलोनियल एजुकेशन और वियतनाम की इंडिपेंडेंस के बीच में एक लार्जर बैटल स्टार्ट हो जाती है। आज हम उसी टॉपिक पे थोड़ा आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटेस्ट बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर्स और स्टूडेंट दोनों में से किसी ने भी जो फ्रांस ने जो अपना करिकुलम लगाया था, जिसमें उन्होंने अपने ही सिविलाइजेशन को, अपने ही कल्चर को बहुत ग्लोरीफाई करके बुक्स में छपवाया था, जो उनकी टेक्स्ट बुक थी, तो उस करिकुलम को वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। उन्होंने ओपनली इसको अपोज़ किया। स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ किया एक मूवमेंट, उन्होंने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज़ किया अगेंस्ट द सैगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल विच एक्सपेल्ड अ स्टूडेंट। जो सैगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक हादसा हुआ था, उसके खिलाफ उन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उसमें एक स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया गया था। दे फाउंड पॉलिटिकल पार्टीज़, उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई, जैसे पार्टी ऑफ यंग अन्नान, एंड पब्लिश्ड अ जर्नल कॉल्ड अनानीज स्टूडेंट। अब सैगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल का इंसिडेंट क्या है, क्या हुआ था? उस स्कूल में एक वियतनामीज गर्ल थी जो फर्स्ट बेंच पर आकर बैठ गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट बेंच पे उन लोगों को, वियतनाम के लोगों को बैठना अलाउड नहीं था, क्योंकि फर्स्ट बेंच सिर्फ कॉलन गर्ल, यानी कि कॉलन, याद कीजिए मैंने बताया था जो फ्रेंच लोग होते थे उनको कॉलन्स कहा जाता था, यानी कि कॉलन गर्ल यानी कि फ्रेंच गर्ल को ही बैठने की परमिशन थी। यानी फर्स्ट जो बेंच थी वो ऑक्यूपाई थी कॉलन गर्ल के लिए। लेकिन उस लड़की ने वहाँ से उठने से, यानी कि वियतनामीज गर्ल ने उस बेंच पर से उठने से मना कर दिया। शी रिफ्यूज़ टू ओबे, उसने उसको ओबे नहीं किया, यानी कि उस जो ऑर्डर था उसको उसने माना नहीं, एंड देयरफॉर शी वाज एक्सपेल्ड, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। स्टूडेंट्स ने अपोज़ किया और इस एक्शन पे, क्योंकि ये एक्शन उनको सही नहीं लगा, तो उन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये सही नहीं है। तो जितने लोगों ने, जितने स्टूडेंट्स ने उस मूवमेंट में शामिल होने की कोशिश की या शामिल होने की गलती की, उन सभी को स्कूल से निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। धीरे धीरे ये मामला तूल पकड़ता गया और एक लार्ज स्केल का प्रोटेस्ट बन गया। गवर्नमेंट को आखिरकार स्कूल को बोलना पड़ा कि सारे स्टूडेंट्स को वो फिर से ले ले। गो ईस्ट मूवमेंट, ये क्या है? नियरली 300 स्टूडेंट्स ऑफ वियतनाम वेंट टू जापान टू गेट मॉडर्न एजुकेशन। वियतनाम के लगभग 300 स्टूडेंट्स जापान चले गए मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने के लिए। देयर रियल एम वॉज टू ओवरथ्रो द फ्रेंच रूल विद द हेल्प ऑफ जापान। उनका रियल जो एम था वो ये नहीं था कि वहाँ मॉडर्न एजुकेशन लेनी, उनका रियल एम था कि फ्रांस का जो रूल है उसको उखाड़ के फेंकना है। और किसकी हेल्प से? जापान की हेल्प से। दे सेटअप रेस्टोरेशन सोसाइटी इन टोक्यो। टोक्यो उन्होंने अपनी एक सोसाइटी भी बनाई जिसका नाम था रेस्टोरेशन सोसाइटी। प्लेग स्ट्राइक्स हैनोई। द फ्रेंच वाइल क्रिएटिंग मॉडर्न वियतनाम, जब फ्रेंच लोग मॉडर्न वियतनाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, सेट अबाउट टू रीबिल्ड हैनोई इनटू अ न्यू एंड मॉडर्न सिटी, और उन्होंने पूरी कोशिश की हैनोई को एक नया और मॉडर्न सिटी का अवतार देने की इन 1903। लेकिन 1903 में क्या हुआ? वहाँ पे प्लेग फैल जाता है। फ्रेंच पार्ट जो था हैनोई का, वहाँ पे वाइड एवेन्यूज़ एंड लार्ज वेल लेड आउट सीवर्स थे, यानी कि बड़े बड़े सीवर्स बने हुए थे। द नेटिव क्वार्टर ऑन द अदर हैंड डिडंट हैव एनी मॉडर्न फैसिलिटीज़। नेटिव क्वार्टर यानी कि जहाँ पे वियतनामीज़ लोग रहते थे वहाँ पे कोई मॉडर्न फैसिलिटी नहीं थी। द रिफ्यूज फ्रॉम द ओल्ड सिटी ड्रेन्ड स्ट्रेट इनटू द रिवर और ड्यूरिंग फ्लड्स ओवरफ्लोड ऑन टू द स्ट्रीट्स। अब होता क्या था, जब आप किसी भी जगह की सीवरेज की या सीवेज की सफाई नहीं करेंगे तो वो ओवर फ्लडेड हो जाता है और स्ट्रीट्स में बहने लग जाता है। द रैट्स, द लार्ज सीवर्स प्रूव्ड अ गुड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द रैट्स। अब रैट्स के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ थी वो बड़े बड़े सीवर्स, बड़ी बड़ी नालियाँ, बड़े बड़े जो नाले निकले हुए थे वो उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बना, यानी कि उनके पनपने का सबसे अच्छा या सबसे अच्छी जगह।
एंड प्रोवाइडेड अ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उनके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बन गया जहाँ पे आराम से वो रैट्स जो थे वो ट्रैवल करते थे सिटी के अंदर और फिर से वहीं आ जाते थे। द रैट्स एंटर्ड द वेल मेंटेन्ड हाउसेज ऑफ फ्रेंच थ्रू सीवेज पाइप्स एंड स्प्रेड प्लेग। चूहों ने बहुत आसानी से सीवेज पाइप्स को यूज़ किया और बड़े बड़े मेंटेन्ड हाउसेज के अंदर प्लेग फैला दिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रैट हंट। In 1902, a rat hunt was started to eliminate the rats. एक रैट हंट स्टार्ट किया गया कि जितने भी चूहे हैं उन सबको ख़त्म करना है, मारना है। फ्रेंच लोगों ने हायर किया वियतनामीज लोगों को, उनको पे किया। रैट्स वर कॉट इन थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में रैट्स पकड़े गए। ऑन 30 मई 20,000 रैट्स वर कॉट। 30 मई तक 20,000 रैट्स पकड़े जा चुके थे। बट देयर वॉज नो एंड, लेकिन चूहे थे जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। For the Vietnamese, the rat hunt provided an early lesson in the success of collective bargaining. पहली बार वियतनामीज लोगों को ऐसा लगा कि ये तो एक बार्गेनिंग का बड़ा अच्छा मौका है, यानी कि पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। Some of them cut out the tail. तो वही उन लोगों ने उनकी टेल कट की ताकि वो प्रूफ दिखा सकें कि हमने तो इस रैट को पकड़ लिया है। Some of them reared cats to earn money. उसमें से कुछ तो ऐसे थे जो रैट्स को पाल भी रहे थे ताकि मनी यानी पैसे कमाए जा सकें।